सभी को मेरा प्रणाम। मुझे पता है आपकी तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी अप्रैल 2022 में जो आपके सेमेस्टर 2 की परीक्षा है उसके लिए। और कृपया अपनी तैयारियां जारी रखिए। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि आपके एग्जाम्स नहीं होंगे, एग्जाम्स रद्द होने वाले हैं। पर मेरे विचार में कोई एग्जाम रद्द नहीं होने वाला है। जैसा पहले हुआ था ऑफलाइन परीक्षा हुई थी, वैसे ही ऑफलाइन परीक्षा आपकी होने वाली है। तो पढ़ाई से जुड़े रहिए और इन अफवाहों में मत आइए। तो दो कलाकार इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को लेकर के, और एक पत्र लेखन और 4 प्रस्ताव, ये इतना हमारा आज का टारगेट है। ये हमारा रिवीजन है। साथ साथ पेन पेंसिल लेकर बैठिए और अपने इस काम को पूरा कीजिए। अप्रैल 2022 की परीक्षा में, उसकी तैयारी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। वैसे आपको कोई भी अवतरण नहीं दिया जाएगा, फिर भी मैंने यहाँ पर एक अवतरण दिया है आपको, आपको समझने के लिए कि किस चैप्टर से ये लिया गया है। तो क्योंकि ये रिवीजन है वैसे भी, तो लेकिन इतना याद रखिए अवतरण आपकी परीक्षा में नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम दो कलाकार का यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक है, समझी? अब हो सकता है आपकी परीक्षा में ये जो अवतरण है ये डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर इंसर्ट कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि किस व्यक्ति को चित्र समझ नहीं आ रहा था, उसने उसने चित्र के विषय में क्या क्या बातें कही थी, स्पष्ट रूप में उत्तर लिखिए। तो किस व्यक्ति को चित्र समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पर बेशक दिया गया है व्यक्ति। किस व्यक्ति को, तो ये जो व्यक्ति है उसका नाम है, बताइए क्या नाम है, चित्रा या अरुणा? तो किस व्यक्ति को चित्र समझ नहीं आ रहा? सबसे पहले जानते चित्र किसने बनाया था। चित्र बनाया था चित्रा ने। उसने किसे नींद से जगाया था उस चित्र को देखने के लिए? उसने जगाया था अरुणा को, और उसने कहा था कि देख तो जरा चित्र, ना नाम में कमा ना गई तो फिर मेरा नाम बदल देना। इस तरह से उसने कई बातें भी कही थी वहां पर। तो यह अरुणा थी जिसे चित्र समझ में नहीं आ रहा था, और उसने चित्र के बारे में क्या क्या बातें कही थी। तो उसने बहुत सारी बातें कही थी, उसमें से उसके साथ उसने एक बात यह भी कही थी कि अपना नाम तो नीचे लिख दिया कर, नहीं तो ऐसा होगा कि तू बनाएगी आम और तू बनाएगी मतलब उसने कहा कि तू बनाएगी हाथी और हम समझेंगे उल्लू। तो उसने साथ साथ ये भी बात कही कि वह यह नहीं समझ पा रही थी कि 84 लाख जो जीव होते हैं उसमें से यह किस जीव की तस्वीर है या किस जीव का चित्र है, यह वह नहीं समझ आ रही थी यह बात उसे। और उसने यह बात भी कही कि अपना नाम तो लिख दिया करो जिससे कि मैं उसको सीधा पकड़ूं उस चित्र को, और किधर से देखूं यह बता दे वो। तो ये सारी बातें देखिए, 3 बातें मैंने आपको बताई कि अपना नाम लिखे चित्र के नीचे, कहाँ से देखूं यह बताए वह उसे, और किसी तरह से वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि 84 लाख जो जीव हैं, जो योनियां हैं, उनमें से यह किस जीव की तस्वीर है। अगर वह नाम नहीं लिखेगी तो वो बनाएगी हाथी, और अरुणा समझेगी उल्लू। ये एकदम स्पेसिफिक बातें लिखिए, इतनी ही बातों को लिखिए। प्रस्तुत कथन के वक्ता का परिचय दीजिए। कौन है? अरे जनाब, यह चित्र, यानी अरुणा, अर्थात वक्ता है इसकी अरुणा। तो अरुणा कौन है? अरुणा आपको मालूम है अरुणा कौन है? अरुणा यहाँ पर छात्रावास में चित्रा के साथ रह रही है। पहली बात, छात्रावास में चित्रा के साथ रह रही है। दूसरी बात है कि उसे अम, समाज सेवा का शौक है। अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना कैरियर, अपना फ्यूचर, अपना भविष्य, सब कुछ ताक पर मत रखकर मतलब कहीं ऊपर रखकर कि अब उसकी जरूरत ही नहीं है। सब कुछ कैसे आपके घर में माला होता है, आप ऊपर वहां जिस चीज की बहुत दिनों तक जरूरत नहीं होती आप उसको माले पर रख देते हो वहां पे, उसे कहते हैं ताक पर रख देना। तो वो सब कुछ ताक पर रख कर उसने क्या किया था, उसने समाज सेवा वह करती थी। और अपने जो उसके ये है, उसके बस्ती के जो चौकीदार, नौकर और चपरासी थे, उनके बच्चों को वह निशुल्क पढ़ाया करती थी। और अक्सर बात बात पर वह चित्रा का सही मार्गदर्शन भी किया करती थी। बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए 15 दिनों तक वह वहां पर उनके साथ ही रही थी। ये बात भी आप वहां पर लिख सकते हैं। और उनकी सेवा करते करते वह एकदम दुर्बल काया हो गई थी। उसके अंत में आप ये भी लिख सकते हैं कि गर्ग स्टोर के सामने जो दो बच्चे थे, भिखारिन के जो दो बच्चे थे, उन दोनों बच्चों को उसने अपना लिया था और उनके
उनका जो जीवन था, उनका जो नीरस जीवन था, जो निर्जीव जीवन था, जो निर्जीव कहने का अर्थ है उसमें जीव तो था लेकिन ऐसे ही सड़क पर है, कहाँ जाएंगे, भविष्य क्या होगा, उसका कोई अता पता, कोई और छोर नहीं था। तो जो उन दोनों बच्चों का बेरंग जीवन था, उन बच्चों के रंगहीन जीवन में अरुणा ने रंग बिखेर दिए थे, उसने उसमें रंग बिखेर दिया। तो ये है कथन का की वक्ता जो अरुणा है उसका परिचय। चित्र बनाने का शौक किसे था, पहला पाठ। उसके द्वारा बनाए गए किस चित्र ने उसे विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी, दूसरा पाठ। क्यों, कहानी के आधार पर उत्तर लिखिए। तो उस चित्र में एक आकर्षण था, एक आकर्षण था। क्यों आकर्षण था, क्योंकि वह चित्र सच्चाई बताता था, दुनिया की सच्चाई। क्या है दुनिया की सच्चाई, किस तरह से एक गरीब स्त्री है, एक भिखारिन है और उसकी मृत्यु हो गई है और उसके दो बच्चे उसकी मतलब सूखे शरीर से चिपक कर, फूट फूट कर, बिलख बिलख कर रो रहे हैं। तो उस जीवन में मतलब उस चित्र में जो जीवन की सच्चाई थी और उस सच्चाई के कारण जो उस चित्र में एक आकर्षण था, तो लोगों को खींच लेता था अपनी ओर वह चित्र। और इसी चित्र ने चित्रा को विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी। दो बातें मैंने कही, उस चित्र में एक आकर्षण था, लोग उस चित्र को देखते थे तो उससे नजर नहीं हटा पाते थे क्योंकि वह चित्र हमारे जीवन के सच्चाई से जुड़ा हुआ था वह चित्र। अब इस प्रश्न का पहला भाग है कि चित्र बनाने का शौक किसी था। चित्र बनाने का शौक चित्रा को था। याद रखिए, चित्र और चित्रा, जो चित्रा नाम है वो चित्र बनाया करती है। बहुत ही आसान है आपके लिए इसे समझना। यह हो गया। अब किस चित्र ने, इस चित्र का एक नाम भी उसने दिया था, उस चित्र का नाम था अनाथ। अनाथ शीर्षक वाला चित्र ने उसे विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी। क्यों विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी, क्योंकि उसमें एक आकर्षण था, एक कशिश थी, एक खिंचाव था। वह जीवन से, जीवन की सच्चाई को प्रस्तुत कर रहा था और जो उसको देखता था तो अपनी नजरें उससे नहीं हटा पाता था। ये हो गया तीसरे प्रश्न का उत्तर। स्वयं सेवक हम इंग्लिश में कहते हैं वॉलेंटियर, और हिंदी में हम कहते हैं स्वयं सेवक। का अर्थ होता है जो अपनी मर्जी से, बिना किसी के मांगे, बिना किसी के कहे, जो अपनी मर्जी से किसी की सेवा करे, उसे हम कहते हैं स्वयं सेवक। स्वयं सेवकों का दल कहाँ जा रहा था, तो बाढ़ पीड़ितों की मदद करने। बाढ़ से जो पीड़ा में थे, जो पेन से गुजर रहे थे, दर्द से गुजर रहे थे, तो उन बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने के लिए यह दल जा रहा था। कहानी में किस पात्र ने स्वयं सेवक दल में भाग लिया था, तो कहानी में अरुणा ने। देखिए कितना स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न पूछा गया, उसके अनुसार आप एकदम एकदम जो बात सटीक बात है वही बात लिखिए, कोई भी नियर अबाउट आंसर मत लिखिए। तो कहानी में किस पात्र ने स्वयं सेवक दल में भाग लिया था, तो अरुणा ने स्वयं सेवक दल में भाग लिया था। क्यों, क्योंकि अरुणा स्वभाव से ही उसमें सेवा भाव था, मतलब स्वभाव से ही वह दूसरों की सेवा करना वह पसंद करती थी। अब आप लिख सकते हैं अरुणा में सेवा भाव था, यानी सेवा की भावना थी, दूसरों की सेवा करना उसे बहुत भाता था, उसे अच्छा लगता था और वह किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती थी और दूसरों की सेवा करने के लिए अपने भविष्य तक को वह दांव पर लगा देती थी। तो इतनी बातें काफी हैं इसमें लिखने के लिए। तो ये हाफ और 1.5, यानी यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन आपको देना ही पड़ेगा। तो ये हुई इसकी बात की हमने यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं इसी के दूसरे प्रश्न पर, उसी चैप्टर से है। जाने क्या था उस दृश्य में कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी, एक रफ सा स्केच बना डाला, बस इसी में देर हो गई। वक्ता ने किस दृश्य का रफ स्केच बनाया था, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सेमेस्टर 2 के पोर्शन में है ये, आपको ऐसा कोई एक्सट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको जस्ट आपको एक मदद के लिए मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट लिखा है, पर आपको ऐसा कोई एक्सट्रैक्ट परीक्षा में नहीं आने वाला है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो वक्ता ने किस दृश्य का रफ स्केच बनाया था, तो गर्ग स्टोर के सामने जिस भिखारिन की मृत्यु हो गई थी और उसके दो बच्चे उस भिखारिन के सूखे शरीर से चिपक कर रो रहे थे, तो जब वक्ता अर्थात चित्रा वापस आ रही थी अपने गुरुदेव से मिलकर, जब वह वापस आ रही थी तब उसने इस दृश्य को देखा
और झटपट इस दृश्य का एक रफ स्केच बना लिया था उसने। वक्ता तथा श्रोता के विचारों में क्या मतभेद था? वक्ता है चित्रा, जिसे चित्र बनाने का शौक है, और श्रोता है अरुणा, जिसे लोगों की सेवा करने का शौक है। तो जहां अरुणा अर्थात श्रोता के अनुसार चित्रा के चित्र निरर्थक थे, यूजलेस थे, निरर्थक थे, और अरुणा का यह मानना था कि अगर चित्रा इन निरर्थक चित्रों को बनाने की जगह 2-4 जरूरतमंदों की मदद कर देगी तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसके पास धन है, उसके पास ऐसे साधन भी है कि वह लोगों की मदद कर सकती है। वहीं चित्रा का यह मानना था अरुणा के बारे में कि अरुणा बस्ती के चौकीदारों और जो गरीब लोग हैं उन लोगों के बच्चों को पढ़ा करके ही अपने आप को पंडिताइन समझती है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे का, हालांकि दोनों सखियां थी पर दोनों एक दूसरे का मजाक भी बनाया करती थी, उनके विचारों में यह मतभेद था। 2 ही मार्क का, तो इतना काफी है लिखना आपके लिए। उपर्युक्त कथन के श्रोता की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो श्रोता अर्थात अरुणा में संवेदनशीलता थी। संवेदनशीलता हम किसे किसे कहते, संवेदनशीलता जो, देखिए इसमें मुख्य शब्द क्या है, वेदना। वेदना, वेदना मतलब होता है पीड़ा, और संवेदना मतलब होता है दूसरों की पीड़ा जो समझ लेता है उसको हम कहते हैं संवेदनशील। जो दूसरों की पीड़ा को न समझे बल्कि उसका मजाक बनाए और एकदम उसको उसका कोई फर्क ना पड़े, उसे हम कहते हैं संवेदनहीन। आप चाहें तो चित्रा के लिए लिख सकते, वह संवेदनहीन थी, और अरुणा के लिए आप लिखेंगे वह संवेदनशील थी। यहाँ पर ये हट जाएगा, संवेदनशील थी। क्यों हमने यहाँ पर चित्रा को कहा, यहाँ आप ऊपर के प्रश्न में भी लिख सकते क्या मतभेद थे, तो एक संवेदनशील थी, एक संवेदनहीन थी, ये भी आप लिख सकते हैं वहां पर। क्यों हमने उसे कहा संवेदनहीन? ऐसा दृश्य जो दूसरों को मतलब एकदम भावनाओं से भावातिरेक कर दे, भावातिरेक कर दे मतलब जिसमें जो इमोशनल दृश्य, इमोशनल से इमोशनल दृश्य, जिससे कि दूसरों की आंखों में आंसू आ जाए, कोई देख ना सके, ऐसे दृश्य भी को देख करके भी वक्ता को उस दृश्य में अपने आगे के चित्र के लिए, आगामी चित्र के लिए एक विचार मिल जाता था, इसीलिए उसे संवेदनहीन कहा गया है। जैसे आजकल के बच्चे हैं या आजकल के लोग हैं, अगर किसी की दुर्घटना के कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो उसे अस्पताल पहुंचाने की बजाय वे उसका वीडियो बनाने में ज्यादा रुचि लेते हैं। तो वक्ता तथा श्रोता के विचारों में क्या मतभेद था, ये हो गया। उपर्युक्त कथन के श्रोता की चारित्रिक विशेषताएं। चारित्रिक विशेषताएं मतलब होता है उसका कैरेक्टर स्केच। तो संवेदनशीलता थी उसमें, वह मददगार थी, समाज सेवा की भावना उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी, इसीलिए बस्ती के जो चौकीदार थे, चपरासी थे, नौकर थे, उनके बच्चों को पढ़ाती थी वो, और बहुत तन्मय होकर के बहुत ध्यान से पढ़ाती थी, और उसके इसी कार्य का चित्रा मजाक भी बनाया करती थी, समाज सेवा करती थी। समाज सेवा में ये वह इतनी तल्लीन हो जाती थी कि अपने भविष्य को भी उसने दांव पर लगा दिया था, अपने भविष्य की भी उसे फिक्र नहीं थी, दांव पर लगा दिया था उसने अपने भविष्य को भी। जैसे वहां पर क्या एग्जाम्पल हम लिखेंगे कि उसके सिर पर परीक्षा थी, मतलब परीक्षा उसके सिर पर थी, किसके सिर पर, अरुणा के सिर पर, लेकिन उसके बाद भी वह बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए वह निकल पड़ी। तो ये सारी बातें उसकी चारित्रिक विशेषताओं में होंगी। और एक बात और हम लिखेंगे कि जिस दृश्य को देख करके चित्रा ने उस दृश्य का रफ स्केच बनाया था, उसी दृश्य ने अरुणा को, उन दोनों बच्चों को अपनाने पर विवश कर दिया, और उस दृश्य के बारे में सुनकर वह वहां तुरंत गई और उन दोनों बच्चों को उसने अपना लिया, और उनके बेरंग जीवन में उसने अपने प्रेम का, अपनी परवरिश का बहुत सुंदर रंग भर दिया। इसीलिए वह श्रेष्ठ कलाकार थी, इन दोनों कलाकारों में श्रेष्ठ कलाकार थे। तो यही बातें हम लिखेंगे बोध में भी। बोध मतलब क्या होता है, ज्ञान।
तो प्रस्तुत कहानी से हमें क्या ज्ञान मिलता है, क्या संदेश मिलता है, क्या उद्देश्य है प्रस्तुत कहानी का। तो जो भी उद्देश्य हमने अभी तक जो पढ़ा है, तो उपयुक्त कथन किस कहानी से लिया गया है, तो उपयुक्त कथन कहानी दो कलाकार से लिया गया है। तो कहानीकार इसमें, इसके कहानीकार कौन है, तो मन्नू भंडारी जी हैं कहानीकार। प्रस्तुत कहानी से हमें क्या बोध मिलता है, तो हमें हमेशा देखिए सबसे बड़ा जो बोध है वो यह है कि मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए मरे। मतलब हमारे मन में हम खाली मात्र ह्यूमन बीइंग ह्यूमन का टी शर्ट पहन ले और इन ह्यूमन बन करके अपने आप को सिद्ध करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कैसी भी टी शर्ट पहनिए बाहर से, पर अंदर से आप में मानवीयता होनी ही चाहिए, वैसी ही जैसे अरुणा में थी। तो सबसे पहली बात है इसमें कि हम में मानवीय गुण होने चाहिए, दूसरों के प्रति हम में दयालुता की भावना होनी चाहिए। तो ये इस कहानी का सबसे बड़ा, ये इस कहानी का यह संदेश है, इस कहानी से सबसे बड़ा बोध हमें यही मिलता है कि हमें दूसरों के प्रति हमारे मन में मानवीयता की भावना होनी चाहिए, हमें मानवीय गुण होने चाहिए। परीक्षाएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन अगर किसी की जान एक बार चली जाती है तो वह लौट कर नहीं आती है। इसीलिए प्राथमिकता देते हुए हमें क्या काम करना है उसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारे गुण यहाँ पर बोध हम, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है पहले के वीडियोस में, लेकिन यहाँ पर डिवाइडेड है मार्क्स, हाफ यहाँ है हाफ यहाँ है, और यहाँ पर कम से कम दो बातें, दो पॉइंट्स इलेबोरेट करते हुए, विस्तार पूर्वक समझाते हुए जरूर लिखिए। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का खास ख्याल रखिए, टाइम मैनेजमेंट का, कि आपका जो समय है वह बर्बाद न हो। मैं हमेशा कहती हूँ राइटिंग टाइम आपका शुरू होता है, उसके पहले सेकंड से ही लिखना शुरू कर दीजिए। इसके बाद आगे वाले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो आपको सेमेस्टर 2 में वैसे 8 अंकों के लिए पूछा जाएगा, पर अदरवाइज सेमेस्टर 2 के बाद जो नॉर्मल, जिस सामान्य पटरी पर जो हमारी जिंदगी अब दौड़ने वाली है, उसमें ये 7 अंकों के लिए ही पूछा जाएगा। पर फिलहाल हम ये 7 को छोड़ देते हैं और सेमेस्टर 2 पर आते हैं। सेमेस्टर 2 में ये पत्र लेखन 8 अंकों के लिए पूछा जाएगा। तो आगे बढ़ते, प्रश्न है कि निम्नलिखित विषय पर हिंदी में लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। पत्र का फॉर्मेट जैसा आपने पढ़ा है शुरू से आरंभ से वैसा ही रहेगा। पता लिखिए और दिनांक लिखिए। दिनांक कैसे लिखना है आपको मालूम है, जैसे अगर आज का मैं अगर दिनांक लिखती हूँ, दिनांक शब्द नहीं लिखना है आपको, सबसे पहली बात, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। उसकी जगह पर आप लिखेंगे 22 फरवरी 2022, इस तरह से आप लिखेंगे 22 फरवरी 2022। वैसे अगर देखा जाए तो आज का जो दिनांक है 22/2/22, उल्टा सीधा इस तरह से हम देखेंगे तो ये एक ही, आगे और पीछे से पढ़ सकते हैं हम इसको 22/2/22। तो ये हो गया, पता और दिनांक हो गया। उसके बाद हमें क्या लिखना है, पता और दिनांक के बाद क्या लिखना है हमें, संबोधन, और यह मैं फॉर्मेट की चर्चा कर रही हूं, और उसके बाद है अभिवादन। संबोधन संबंध के आधार पर पहले हम देखते कि विषय क्या है। विषय है शारीरिक शिक्षा का महत्व बताते हुए अपनी छोटी बहन को पत्र लिखिए। तो जब भी आप आरंभ करें तो आप सबसे पहले विषय लिखिए। विषय लिखने के बाद लिखिए छोटी बहन को पत्र, यही आपका विषय है, छोटी बहन को पत्र, ये आपका विषय है। तो संबंध के आधार पर आप लिखेंगे, अब छोटी बहन है, संबोधन लिखेंगे संबंध के आधार पर। तो संबंध क्या है, छोटी बहन का। तो छोटी बहन है मतलब उसका हम नाम लिखेंगे प्रिय रमा, और जब छोटे होते हैं उनको हम आशीर्वाद देते हैं शुभाशीष, प्रिय रमा शुभाशीष। तो ये हो गया। अब ये लिखने के बाद हमारा पहला ग्राफ यहाँ पर, पहला पैराग्राफ जो होगा यहाँ पर लीव अलाइन करने के बाद पहला पैराग्राफ वही है हमेशा की तरह,
जो हमने कई बार लिखा है, मैं यहाँ कुशल हूँ, मैं यहाँ कुशल हूँ, और तुम्हारी कुशलता के लिए, और तुम्हारी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, और तुम्हारी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। गर्ल्स लिखेंगे, जो बालिकाएं हैं वे लिखेंगे करती हूँ, और जो बालक हैं, जो लड़के हैं, वे लिखेंगे करता हूँ। ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ। अब यहाँ पर आप 4 फिंगर स्पेस छोड़ करके दूसरा पैराग्राफ आप लिखना शुरू करेंगे। फिर से कह रही हूँ 4 फिंगर स्पेस। दूसरा पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है? ये बॉडी ऑफ द लेटर है। तो हमारा विषय क्या है? शारीरिक शिक्षा का महत्व। तो इसके बारे में हम कम से कम हमें 7 से 8 वाक्य हमें लिखने हैं। तो सबसे पहली बात हम लिखेंगे शिक्षा शारीरिक शिक्षा का छात्र जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। यह हमारे मानसिक तनाव को दूर करता है। एक विद्यार्थी के जीवन में जो मतलब मेंटली जो तनाव होता है, तो यह हमारे मानसिक तनाव को दूर करता है। हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहता है, हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहता है। हम तरोताजा महसूस करते हैं, फ्रेश महसूस करते हैं। अगर हम शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत जब हम फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं तो हम तरोताजा महसूस करते हैं। यहाँ जगह नहीं, पर आप एक एक वाक्य के नीचे लिखिए। हम तरोताजा महसूस करते हैं, तरोताजा महसूस करते हैं। जीवन रोग मुक्त, अगर हम मतलब लगातार इन शारीरिक शिक्षा को हम अपनाते तो हमारा जो जीवन होता है वह रोग मुक्त होता है। एक छात्र का अल्टीमेट एम क्या है? पढ़ाई पर ध्यान देना। तो हम पढ़ाई पर ध्यान, एक मिनट, ये पढ़ाई का जो पढ़ा है, हम पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से हम पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम में पेशेंस, धैर्य, हम में धैर्य का विकास होता है। जो सफल जीवन के लिए अनिवार्य है, अनिवार्य है। आशा करती हूँ या आशा करता हूँ, आशा करता हूँ
या करती हूँ, गर्ल्स लिखेंगे करती हूँ, बॉयज लिखेंगे करता हूँ, कि तुम सक्रिय रूप से अपने तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने तन व मन को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक शिक्षा में भाग लोगी। क्योंकि छोटी बहन को लिखना है, शारीरिक शिक्षा में भाग या हिस्सा लोगी। ये बच्चे होते हैं, मैम मैं मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, तो लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं या क्लासरूम में ही बैठे रहते हैं पीई के पीरियड में। तो ये करेक्ट नहीं है, ये सही नहीं है। ये हो गया हमारा बॉडी ऑफ द लेटर। अब हम थर्ड पैराग्राफ में वापस 4 फिंगर हम स्पेस छोड़ेंगे, 1 2 3 4 फिंगर स्पेस छोड़ेंगे और अंतिम वाक्य हम यहाँ पर लिखेंगे, घर में बड़ों को प्रणाम और छोटों को स्नेह। घर में बड़ों को प्रणाम व छोटों को स्नेह। यहाँ हमारा पत्र पूरा होता है और हम फॉर्मेट का जो लास्ट एकदम अंतिम जो शब्द है, तुम्हारी दीदी, तुम्हारी दीदी, यहाँ कॉमा दे करके अंत में आप यहाँ पर नीचे अपना नाम लिख सकते हैं, अलका। तुम्हारी दीदी अलका, अपना नाम लिखिए। तो ये इतना लिखने से आपको अच्छे पूरे अंक मिलेंगे, साथ में 7 भी मिलते हैं बच्चों को। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित विषयों में से यहाँ पर हम एक चीज इसका ख्याल रखेंगे हम कि ये जो 250 शब्द हैं, इससे हम 250 की जगह पर इसे हम ये मानकर चलते हैं कि ये 200 शब्द है, 200 वर्ड्स। तो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर हिंदी में लगभग 200 शब्दों में प्रस्ताव लिखिए। तो ये आपको इस वर्ष पूछा जाने वाला है। 12 अंकों के लिए शब्द की जो सीमा है वो 200 शब्द है। 5 ऑप्शंस रहेंगे ऐसे ही जैसे यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर भी 5 विकल्प दिए गए हैं। ये विकल्प है 5वां वाला चित्र वर्णन है और मैंने इसके पास में ये ऑलरेडी पहले से ही थोड़े पॉइंट्स लिख कर रखे हुए हैं जो आपको आएंगे भी, मैं जब आपके साथ चर्चा करूंगी। तो सबसे पहला जो विषय है इसमें, मनुष्य अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। अपने बचपन के अनुभव के किसी अनुभव के बारे में बताइए जिसने आपको नई सीख दी हो। मुझे लगता है कि मैंने 15 या 16 फरवरी को एक मैंने कहानी की रचना आपको बताई थी। एक कहानी रचना मैंने आपको बताई थी जिसमें कि एक बच्चा है जिसने होमवर्क नहीं किया था, उसकी मम्मी ने उसको होमवर्क करने के लिए उसे कहा, तो वो कहानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मनुष्य अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। अपने बचपन के किसी अनुभव के बारे में बताइए जिसने आपको नई सीख दी हो। तो आप उस अनुभव को यहाँ पर लिखिए कि आपको समय बर्बाद करने की बहुत आदत थी और आपको लगता था कि अरे समय क्या, इतना सारा समय है, मैं आराम से अपना काम कर लूंगा। तो ये आपका एटीट्यूड था, ये आपकी मनोवृत्ति थी, आपकी सोच थी और आप बहुत समय बर्बाद करते थे। आप अपने बारे में बताइए वहां पर। आप मेरी वो वीडियो देखिए, 16 या 17 तारीख का है वो, 16 या 17 फरवरी की वो वीडियो है जिसमें मैंने कहानी की रचना बताई है। उसमें कहानी कैसे रचना करनी है तो जरूर देखिए। तो उस अनुभव को यहाँ पर और शॉर्ट करके लिखिए और उसके बाद आप अंत में लिखिए कि इस घटना से आपको क्या सीख मिली है। तो इस घटना ने मुझे यह सीख दी है, इस घटना ने मुझे यह सीख दी है कि हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यथासंभव हमें अपने काम को समय पर करने की आदत डालनी चाहिए।
समय पर करने की आदत हमें डालनी चाहिए, यथासंभव अपने काम को हमें समय पर करने की आदत डालनी चाहिए और हमेशा सच का साथ देना चाहिए, झूठ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम झूठ के जाल में हम खुद फंसते चले जाते हैं, हम स्वयं फंसते चले जाते हैं और अंत में हमारे पास तड़पने के अलावा, छटपटाने के अलावा कोई मार्ग, कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाता। इसीलिए हमेशा हमें सच कहना चाहिए। तो आप ज़रूर देखिए वो वाला वीडियो जो मैंने आपको बताया है अभी, और उसके बाद ही आप इसकी रचना अच्छी तरह से कर। 12 फरवरी की, मैंने 17 फरवरी कहा था, 12 फरवरी का वीडियो है वो। मात्र कुछ 10 से 11 मिनट का वीडियो है, उसको देखिए। वो एक अच्छी कहानी की रचना की गई है और उसी कहानी के आधार पर आप यहाँ पर प्रस्ताव लिख सकते हैं और आपको यहाँ पर सीख देनी है। तो उसे मैं ऑलरेडी पहले उसी में बताई गई है कि मुझे क्या सीख मिली है, तो आप उसको यहाँ पर इस तरीके से लिखिए। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको करना है यहाँ पर। और उस वीडियो में मैंने बताया कि वो उस एक कहानी से कैसे आप 4 अलग अलग तरह से कहानियां, आप 4 अलग अलग कहानियां उसमें लिख सकते हैं। अब दूसरे विषय पर आते हैं। दूसरा विषय है बढ़ती जनसंख्या के कारण लिखिए। क्या क्या कारण है बढ़ती जनसंख्या के? कारण लिखने से पहले यहाँ पर जो एक बात लिखनी है वो है भूमिका, कि मनुष्य जो है वह स्वयं अपने लिए कई समस्याएं उत्पन्न करता है और उसी में से एक ऐसी एक समस्या है बढ़ती हुई जनसंख्या। तो ये आपको इंट्रोडक्शन में, ये आपको वहां पर आरंभ में लिखना पड़ेगा। तो बढ़ती जनसंख्या के क्या क्या कारण है? सबसे पहले पहला जो कारण है कि जन्म दर, जो जन्म है, जन्म का जो रेट है, रेट ऑफ बर्थ, वो डे बाय डे, मतलब हर दिन बढ़ता जा रहा है। तो भारत की जनसंख्या जो है चीन के मुकाबले भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। चीन वालों ने जो चीन देश है, उन्होंने तो अपने जन्म दर पर अंकुश लगा लिया है और कुछ वर्षों में इसका इफेक्ट उन्हें नजर आएगा, पूरे विश्व को नजर आएगा। लेकिन भारत में उनकी तुलना में आज भी बहुत ज्यादा तेजी से मतलब सालाना जो रेट ऑफ बर्थ है वो बढ़ रही है। तो सबसे पहली बात वही है। सबसे पहली बात आप लिखेंगे कि जन्म दर के कारण जो रेट ऑफ जो बर्थ है वो बढ़ रही है बहुत ज्यादा तेजी से, इसीलिए जनसंख्या ही बढ़ रही है। फिर उसके बाद दूसरी बात आप लिखेंगे कि मेडिकल साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि मृत्यु जो दर है, रेट ऑफ डेथ है, वो कम, जन्म दर की अपेक्षा बहुत कम हो गया है। तो पहले प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाली लोगों की जो संख्या थी वो पहले काफी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब उनकी संख्या जो है वह कम हो गई है। तो इसीलिए जो जनसंख्या है वह बढ़ रही है। तीसरी बात आप लिखेंगे कि बाल विवाह, बच्चों का, देखिए अभी इस वर्ष आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस वर्ष से जो भारतीय सरकार ने विवाह का जो उम्र है, जो आयु सीमा है, वह लड़कियों के लिए 21 वर्ष कर दिए हैं। लड़कियों के लिए 21 वर्ष है। अभी पहले 18 वर्ष हुआ करता था, पर इस वर्ष से वह 21 वर्ष कर दिया गया है। तो जो बाल विवाह के कारण भी जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है और भारत देश में बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का बहुत प्रचलन है। तो बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के प्रचलन के कारण, प्रचलन मतलब जो चलता है, जो चीजें चल रही है, तो आज भी जो गांव है वहां पर दिखा करके नहीं, पर छिपा करके बालक और बालिकाओं का कम उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है और वे बहुत जल्दी कम उम्र में ही माता पिता बन जाते हैं, जिससे अधिक बच्चे होने की संभावना उनकी बनी रहती है। और इसीलिए जनसंख्या का जो दर है वो बढ़ रहा है। फिर अंधविश्वास के कारण कई ऐसे धर्म हैं कई धर्म हैं जहां पर बच्चों का जन्म ईश्वर की देन मानते हैं। कहते हैं अरे ये तो गिफ्ट ऑफ गॉड है, इसको कौन रोक सकता है, इसको रोकना तो भगवान के विरुद्ध सोचना है, भगवान के विरुद्ध काम करना। ये एक बात हुई। दूसरी बात है कि मान लीजिए कि लड़कियों का एक बेटी का जन्म हुआ है, लेकिन हमारा जो बिलीफ है वो कहता है कि नहीं भाई, हमें मोक्ष तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम बेटे
के द्वारा, मृत्यु के बाद बेटे के द्वारा हमारे चिता को अग्नि नहीं मिलेगी, तब तक हमें मोक्ष नहीं मिल सकता। वी कांट गेट सैल्वेशन, वी कांट गेट फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ डेथ एंड बर्थ। तो बेटे की प्रतीक्षा में एक बेटी, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, और इस तरह से बेटियों की, और इस तरह से यानी बच्चों की लाइन, बच्चों की कतार लग जाती है। तो मैंने कुछ यहाँ पर दो ही यहाँ पर कारण बताए हैं। और ऐसे भी बिलीफ है, ऐसे भी सोच है कि परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग ईश्वर की इच्छा के अगेंस्ट मानते हैं लोग। तीन बातें मैंने आपको बताई। तो लोगों का ये जो दृष्टिकोण है कि बच्चे ईश्वर की देन है और उनकी अधिक संख्या बुढ़ापे में उनके लिए सहारा का काम करेंगे, तो इसीलिए वे क्या करते हैं, वे बड़े परिवार को प्रमोट करते हैं, बड़े परिवार को अधिक महत्व देते हैं। तो ये जो अंधविश्वास है, ये भी जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। लेकिन ये धारणा अभी अगर देखा जाए तो एक आम हिंदू परिवार में, मैं हिंदू मुस्लिम के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना हिंदू के पक्ष में हूँ, ना मुसलमान के पक्ष में बात करती हूँ। मैं जो सही बात है, जो देखती हूँ, जो सुनती हूँ, जो पढ़ती हूँ, वो मैं कह रही हूँ कि हिंदुओं में ये धारणा कम होती जा रही है जो रिलीजियस फेथ के अनुसार, पर फिर भी मुस्लिम परिवारों में आज भी इस धारणा को लोग सही मानते हैं। तो इसी कारण वहाँ अधिक बच्चे पैदा हो रहे हैं। और क्या होता है, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा होने से परिवार अच्छा से चले या ना चले ये तो नहीं पता, पर वे बच्चे अच्छी तरीके से नहीं चल पाते हैं। ना तो उनकी शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध होता है, ना तो पहनावे का अच्छे से प्रबंध होता है, ना किताबें होती है, और ना ही पोषण, न्यूट्रिशन हो पाता है, उनको मिल पाता है, पोषण मिल पाता है, और बड़े कमजोर होते हैं। फिर नौकरी नहीं मिलती है, खाने को नहीं मिलता है, आगे चल करके खाना उपलब्ध नहीं होता है, तो फिर भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होने पर ये आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर भी बढ़ते हैं। तो ये बातें लिख सकते हैं। फिर अशिक्षा और अज्ञानता के कारण, तो ये जो बातें कही वही अशिक्षा और अज्ञानता के कारण भी आप लिख सकते हैं कि बहुत से लोग जो निरक्षर होते हैं उनको मालूम ही नहीं है कि परिवार नियोजन क्या है, तो परिवार नियोजन के उपाय क्या है, उन उपायों की जानकारी न होने के कारण बच्चे होने की संभावना अधिक होती है। तो इसके अलावा एक और जो कारण है कि दूसरे देशों से लोग, जैसे बांग्लादेशी आते हैं हमारे देश में, नेपाल के लोग आते हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, कई देशों से छिपा कर लोग आते हैं और हमारे देश में आकर के चुपचाप रहते हैं। तो इसके कारण भी जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। त्रिपुरा, मेघालय और आसाम में जनसंख्या वृद्धि का जो मुख्य कारण है वो बांग्लादेश से आए प्रवासी हैं। और जो सरकारी नीतियां हैं उनके कारण भी जनसंख्या वृद्धि होती है। कि वर्तमान में सरकार पहले बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपए की धनराशि देती है और दूसरे बच्चे के लिए भी 6,000 रुपए की धनराशि देती है, जिससे कई लोगों में लालच उत्पन्न होता है। मतलब सरकार गरीबों को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीओ, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो होते हैं उनके लिए है ये। तो ये हमारी हो गई बढ़ती जनसंख्या के कारण। हमारे देश में इससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, आप भीड़ में खोए आदमी चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको अच्छी तरह से उसमें समझ में आ जाएगा कि लगभग हर एक समस्या की जो जननी है वह बढ़ती हुई जनसंख्या है। सबसे बड़ी समस्या है वो है पॉवर्टी, गरीबी, बेरोजगारी। सभी के बारे में आप कम से कम दो दो तीन दिन वाक्य लिख पाने में सक्षम है। गरीबी किस तरह से लोग गरीब है, बेरोजगारी बेरोजगारी है, आरक्षण नहीं मिल पाता है, अनुशासनहीन हो रहे हैं लोग। तो यहाँ पर एक शब्द मैंने लिखा, आरक्षण। इसके बाद इनडिसिप्लिन्ड है, फिर है अपराध, अनुशासनहीन हो गया। फिर आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होती है, अनुशासनहीनता के बाद देखिए आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोतरी होती है। ठीक है। फिर कुपोषण का शिकार हैं लोग, कुपोषण का शिकार हैं बच्चे जो हैं वे कुपोषण का शिकार हैं। फिर जंगल काटे जा रहे हैं, लोगों के रहने के लिए बस्तियां बढ़ाई जा रही है, फिर भी उनके पास निवास स्थान नहीं है। लोगों के पास बहुत सारे, आप भीड़ में कोई आदमी चैप्टर पढ़िए, उसमें से ही आप निकाल निकाल करके यहाँ पर लिख सकते हैं। इस समस्या का क्या समाधान है? सबसे पहला समाधान है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन कब करेंगे लोग? जब लोग पढ़े लिखे होंगे, जब उनको जानकारी होगी, वे सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, उनमें जागरूकता होगी। अवेयरनेस ही नहीं है, जब अवेयरनेस ही नहीं, बच्चे को स्कूल ही नहीं भेज रहे तो बच्चा जागरूक कैसे होगा? छोटे परिवार का महत्व वहां पर कैसे समझ सकता है? तो परिवार नियोजन की जानकारी बहुत जरूरी है।
सुधार कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए, मतलब अलग अलग कार्यक्रम को अपनाया जाना चाहिए, और समझाया जाना चाहिए कि भाई छोटे परिवार के क्या 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 कीमत है छोटे परिवार की। आप छोटे, अगर आपका परिवार छोटा होता है तो आपको उससे कितने फायदे हैं। आपकी यह सोच कि जितने हाथ उतने काम, आप ये सोचते हैं कि जितना हाथ उतना काम, पर अगर आप यह सोचे कि जितना हाथ है उतने मुंह भी तो होते हैं। तो उसके अलावा कानूनी रूप से कानून बना दिया जाए कि बच्चा, एक से ज्यादा बच्चा अगर होता है परिवार में, अगर है एक से ज्यादा बच्चा है, तो उनको कई तरह की सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए। अगर सरकार इस तरह के कई नियमों को अपना ले और लागू करे तो निस्संदेह हम इस समस्या पर हम रोक लगा सकते हैं। और नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा हम जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं की जानकारी हम लोगों को दे सकते हैं। इस तरह से हम इस समस्या का समाधान, खास करके रूरल एरियाज में, जो ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ पर लोग जो गरीब है, पिछड़े हैं, अभी तक बिजली नहीं है, टेलीविजन नहीं है, समाचार पत्र पढ़ना नहीं आता है, जागरूकता से बहुत दूर है, आधुनिकता से बहुत दूर है, तो वहां पर लोगों को अवेयर करने की, उनमें जागरूकता लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप बीच में जहाँ पर आप प्रस्ताव लिख रहे हैं, तो वहां पर आप बीच बीच में आप ये लिखिए, मतलब मुहावरे आदि लिखिए, लोकोक्तियां लिखिए, स्लोगन्स लिखिए आप अपने। अब हम आते तीसरे प्रस्ताव पर। अरे मित्र, तुमने तो सिद्ध कर दिया कि तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो। मैं फिर से आपको कहूंगी कि 12 तारीख वाले जो मेरा प्रस्ताव, मैंने जो कहानी बताई है, आप थोड़ा ट्विस्ट कीजिए उसको। आपको ज़रूरत है, आपको अपना होमवर्क करने की ज़रूरत है, और आपके मित्र ने आपकी मदद की। वहाँ पर जैसे मैंने बताया कि मित्र तो चला गया दादाजी की बीमारी के कारण, वहाँ पर चला गया, आप बल्कि लिखिए वहाँ पर कि उसने आपकी मदद की। और फिर ये इस पंक्ति से आरंभ करते हुए उस कहानी को लिखिए। ये हो गया हमारा चित्र वर्णन। इसकी ऑलरेडी मैंने बहुत चर्चा की हुई है आप लोगों से, तो इसकी चर्चा फिलहाल मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ। और ये आपके बहुत काम आएगा। ये आप इसको ज़रूर लिखित अभ्यास कीजिए, और चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। प्रणाम।